नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में पहली खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां दिल्ली में अस्पताल में आग लगने का मामला सामने आया है। साथ ही दूसरी खबर, जहां इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे पर लगातार सवाल देखने को मिल रहे हैं और खड़गे ने कहा है कि इंडी में कौन बनेगा करोड़पति जैसा हाल। पीएम के बयान पर सियासत भी गरमाई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया है और कपिल सिब्बल ने भी तमाम बातें कही हैं। साथ ही चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीधी कांड पर सरकार का एक्शन देखने को मिला है। वहीं पांचवी तस्वीर, फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में अपनों की तलाश जारी है। लगातार छत्तीसगढ़ का यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 5 तस्वीरें, 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरें। पहली खबर, जहां दिल्ली में आग से तांडव मचा। दूसरी खबर, सियासत गरमाई है और प्रधानमंत्री लगातार जो बयानबाजी हो रही है प्रधानमंत्री को लेकर, विपक्षी गठबंधन से कौन पीएम होगा, इसको लेकर भी बयान जारी किया गया है। खड़गे ने बातें कही हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के बयान पर सियासी पारा गरमा गया है। जहां कपिल सिब्बल हो, अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, निशाना साध रहे हैं। साथ ही चौथी खबर आपको मध्य प्रदेश से बताएंगे, जहां सीधी कांड में बच्चियों के साथ रेप मामले में सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पांचवी खबर, जहां फैक्ट्री ब्लास्ट, अपनों की तलाश। लगातार फैक्ट्री का ये मामला जहां ब्लास्ट हुआ है और 7 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से, जहां दिल्ली से पहला मामला आपको बताएंगे, जहां दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार 25 मई देर रात आग लगने का मामला सामने आया है। हादसे में 6 नवजात की मौत हो गई है, 5 का रेस्क्यू किया गया है। 2 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर था। इसमें कुल 12 बच्चे भर्ती थे। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि शुरुआती जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की आग लगने का कारण बताया जा रहा है। बेबी केयर सेंटर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक नवीन कीची के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 और 304A के साथ ही 34, जिसमें आपराधिक गतिविधि शामिल है, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पश्चिम बिहार का रहने वाला है। घटना के बाद वह फरार हो गया। तो ऐसे में यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली के चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगी है, 6 नवजात की मौत हो चुकी है, 5 का रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी उनसे लेंगे। मनोज, काफी गंभीर मामला, जहां चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगी है, 6 बच्चों की तकरीबन मौत की खबर सामने आई है, नवजात बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये देर रात की खबर है। देर रात नीचे एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे, ऐसा चश्मदीद का कहना है। और ऊपर एक बिजली का बड़ा तार खंभा था और उसमें स्पार्क हुआ। और स्पार्क होने के बाद वो गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ, ये तो नहीं कह सकते कोई भी कि स्पार्क किस कारण से हुआ होगा, लेकिन वो स्पार्क हुआ। और स्पार्क होने के बाद में जितने भी सिलेंडर थे वो बम की तरह इधर उधर भागने लगे और जिससे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद में इस बिल्डिंग को पूरी तरह से जला दिया। और जलने में इसमें टोटल जो थे 12 से 13 बच्चे बताए गए, जिसमें 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, बाकी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। जो इसके ऑनर है, उन ऑनर का लगभग पिछले 4-5 साल से ये हॉस्पिटल था और स्थानीय लोगों ने कहा कि इसकी हमने कई बार शिकायत भी की थी कि इस पे कुछ एक्टिविटी इलीगल थी, जैसे सिलेंडर को बाहर छोड़ना, सिलेंडर गाड़ियों में, जो गाड़ी थी उसमें सिलेंडर, कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे जाना, ऐसी तमाम चीजें थी। तो इसमें कोई प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई थी। जी निश्चित तौर पर, लेकिन कई रेस्क्यू की बात कही जा रही है। साथ ही जो कहे कि अस्पताल का मालिक है, उसको लेकर भी तमाम बातें कही गई, उसको लेकर कोई अपडेट है? हॉस्पिटल का जो मालिक है वो गायब है, वो पुलिस उसकी गिरफ्त से अभी नहीं। हालांकि पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत धाराओं में कर लिया है, लेकिन अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और उसकी गिरफ्तारी, ऐसा प्रशासनिक लोगों का, पुलिस का कहना है कि जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे और उस पर जो भी विभागीय कार्रवाई की वो कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट का, अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनका अफसोस जाहिर उन्होंने किया है, मुआवजे की बात की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक कमेटी गठित की है और उसमें जो स्वास्थ्य सचिव है उनको, उनकी निगरानी में एक जांच के लिए ऐसा बोला गया कि एक जांच होगी और जांच में जो भी निकल के सामने आएगा, जो भी अधिकारी उसमें लिप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा जांच में क्या कुछ
निकलकर सामने आएगा। आप इस पूरे मामले पर निगाह बना के रखिए, आपसे आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली के चाइल्ड अस्पताल में आग लगी है, वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रेस वार्ता की है, जहां उनसे इंडी गठबंधन अलायंस के पीएम कैंडिडेट को लेकर सवाल पूछा गया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह सवाल तो कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। खड़गे ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी नेता बैठकर तय करेंगे कि कौन पीएम बनेगा। 2004 से 2014 तक यूपी की सरकार रही है, इस दौरान भी चुनाव से पहले पीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया था। तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रेस वार्ता उन्होंने की है और जब उनसे पूछा गया कि कौन इंडी अलायंस की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा होगा तो उन्होंने कहा कि यह सवाल तो कौन बनेगा करोड़पति के जैसा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार रही तब भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी थी, तब भी बाद में पीएम चेहरा डिक्लेयर किया गया, तो उनके लिए कोई बड़ी चिंता की बात ही नहीं है। वो आगे इसको लेकर आश्वस्त है कि जैसे ही सरकार बनेगी पीएम चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। तो इंडी अलायंस में पीएम चेहरे को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और ये मामला अब सुर्खियों में भी बना हुआ है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से इंडी अलायंस में पीएम का चेहरे को लेकर लगातार चर्चा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 2004 से लेकर 14 तक भी ऐसी परिस्थितियां बीच में बनी, जब बाद में जब सरकार बनी तो पीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम का चेहरे को लेकर जो सवाल है वो कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ सियासी मायने उसके? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल है, कल दिल्ली में भी जो वोटिंग संपन्न हो गई और 4 जून को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार जो है वो बीजेपी विपक्ष पर हमलावर होती है और हमेशा उनसे ये सवाल करती है कि आखिर आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और जनता के बीच में भी ये बात जो है वो लगातार बीजेपी उठाती है और कहती है कि उनका तो पीएम फेस ही नहीं है, उनके पास तो पीएम फेस ही नहीं है। वहीं आज मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये सवाल किया गया शिमला में तो उन्होंने भी ये बात कही कि ये सवाल तो कौन बनेगा करोड़पति जैसा है और हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो है हम लोग आप लोगों के सामने ये बात रखेंगे कि आखिरकार जो पीएम फेस है वो कौन होगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा और बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों की जो याददाश्त है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर उन्होंने 2014 का यूपीए सरकार का जो है वो जिक्र किया। वहीं अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से हमने देखा ऋषभ, वो तमाम मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि मैं तो इस रेस में नहीं हूँ और बाकी जब हम लोग बैठेंगे, डिस्कशन होगा, उसके बाद जो है हम पीएम फेस का ऐलान करेंगे। और ऋषभ, आपको जब याद हो, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमसे पूछा जाता है कि इंडिया अलायंस का जो पीएम का चेहरा है वो कौन होगा, लेकिन मैं बीजेपी से पूछता हूँ कि आखिर उनका कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो तो रिटायर हो जाएंगे सितंबर में अगले साल, तो उनका कौन चेहरा होगा। तो सियासी गलियारों में ये जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है ऋषभ, और हमेशा ही हम देखते हैं कि ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक परसेप्शन भी बनता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने बताने की कोशिश की है कि विपक्ष के पास तो कोई चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं है, किस तरीके से मुकाबला विपक्ष कर रहा है। तो क्या इसका कोई नफा नुकसान आगे दिखाई देता है, या फिर जिस तरीके से कहें कि खड़गे कह रहे हैं कि 2004 से 14 तक भी जो स्थिति रही, बाद में पीएम का चेहरा डिक्लेयर किया गया, तो उसमें कोई ऐसी चिंता की बात विपक्ष के लिए नहीं है, वो उसके लिए आसान दिख रहा है। तो क्या कुछ इसको लेकर कहें कि आप सियासी रूप से नफा नुकसान की राजनीति देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, अगर नफा नुकसान की यहाँ पर जो है वो बात की जाए तो लगातार जब हम लोगों से भी बात करते हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी होती है, जिस तरीके से पिछले दौरान में दिल्ली में मौजूद थी, एनसीआर में मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं जब लोग जो बीजेपी को वोट करते हैं वो वोट इसलिए करते हैं क्योंकि पीएम मोदी बड़ा चेहरा है और लगातार 2 बार सरकार भी बीजेपी की बनी है। वहीं इंडिया अलायंस के लिए जब लोग वोट करने जाते हैं या उनसे जब चर्चा हमारी होती है तो वो ये कहते हैं कि हमें तो यही नहीं पता कि पीएम का चेहरा कौन होगा, और हमें ये चीज पता तो होनी चाहिए कि आखिर जो देश की कमान जो संभालने वाला है उस व्यक्ति का नाम क्या है। जब जिक्र आता है राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल का, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है उनका जब जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं 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 हमें भरोसा नहीं है। तो ये बातें मैंने भी जो है वो सुनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी रिसर्च है ग्राउंड जीरो की ऋषभ, कि लोगों के मन में ये चीज जरूर है कि जब विपक्ष के पास चेहरा ही नहीं है और
गठबंधन बेशक हो गया है, तो ऐसे में जो सरकार है उसकी मजबूती कहीं ना कहीं जो है वो नहीं दिखाई देती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से कल दिल्ली में भी मतदान हुआ ऋषभ, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। लेकिन पीएम फेस ना होना एक जो है वो डिमेरिट है पार्टी का। निश्चित तौर पर काफी मुकाबला दिलचस्पी हो गया है, और जिस तरीके से अब पीएम फेस को लेकर भी कई सवाल है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि 7वें चरण में क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष से कौन होगा, इसको लेकर भी अब खड़गे ने साफ किया है कि 2004 से लेकर 2014 तक की जो स्थिति रही है, पहले भी यूपीए की सरकार बनी और बाद में पीएम का चेहरा डिक्लेयर किया गया, लेकिन अब जब इस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर उनके एक बयान के लिए जमकर हमला बोला है। दरअसल पीएम मोदी ने शनिवार को एक चुनावी जनसभा में कहा था कि कुछ दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। पीएम के इसी बयान को लेकर सीएम केजरीवाल ने रविवार 26 मई 2024 को विरोध जताया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल बिहार में मोदी जी ने कहा कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, ये मोदी जी ही तय करते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने 22 मई को तेजस्वी और पी विजयन को जेल भेजने की भी बात कही थी। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर भी पलटवार किया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पीएम मोदी के बयान से अब लगातार सियासी पारा गर्मा गया है। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की चर्चाएं शुरू हुई हैं और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि कौन जेल में जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, ये तय मोदी जी ही करते हैं। तो क्या कुछ इस बात के सियासी मायने और कितना पारा सियासी रूप से गर्माया है? जी, जिस तरह से बिहार का तापमान चरम पर है, उसी तरह यहाँ की जुबानी पक्ष और विपक्ष का तेज हो गया है। दरअसल ये बात है कि 1 जून को अंतिम चुनाव होना है, इस कारण से सारी पार्टियां, पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान आया था कि जेल जाएंगे, हालांकि उस बात पर तेजस्वी यादव ने उतना बहुत ज्यादा उससे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा तेजस्वी यादव ने कि प्रधानमंत्री को अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए और भाषा में गिरावट आई, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से अधिवक्ता कपिल सिब्बल हो या केजरीवाल हो, जिस तरह से इस पर वार किया है, उस तरह से प्रतिकार मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि प्रधानमंत्री को इतनी गिरावट भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जो कि उनकी पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो इससे जाहिर सी बात होती है कि अपनी उस भाषा को, प्रधानमंत्री वाला दिए गए भाषण को, वो तेजस्वी उस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने सीधा कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यहाँ की सारी वस्तु इस समस्या जो है उसको निदान करे, ये मुद्दा होनी चाहिए और इस मुद्दे को नहीं, बल्कि इस जेल भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये ठीक बात नहीं है। बस इतना ही कहा कि वो अपना ज्यादा इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। जबकि दिल्ली के केजरीवाल ने तो सारी बात ही बता दी। उन्होंने कहा कि जेल जाने का मतलब है, भेजने का मतलब है कि पूरी टीम, मोदी की पूरी टीम हर जगह जो भी काम होता है विपक्षी को दबाने के प्रयास से उसे जेल भेज दिया जाता है। जाहिर सी बात है, उसका उदाहरण भी हेमंत सोरेन को भी दिया। फिर वो अपने निश्चित तौर पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है और जिस तरह से बीजेपी हो, पीएम मोदी हो, पहले से ही लालू राज को जंगल राज बताती रही हैं, लेकिन 7वें चरण में कितना असर इसका रहेगा देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीधी में 7 आदिवासी छात्राओं के साथ हुए रेप के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा होने के बाद सरकार ने जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी। आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार सीधे इस मामले की मॉनिटरिंग करें। बताया जा रहा है कि आरोपी वॉइस मैजिक ऐप के जरिए लड़कियों से महिला बनकर फोन पर बात करते थे, फिर उन्हें झांसे में लेकर अज्ञात जगह पर बुलाते थे और रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता था।
ये काम इतने शातिर तरीके से हो रहा था कि पीड़ित लड़कियों ने आरोपियों के चेहरे तक नहीं देखे, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो आरोपी को हाथ और सूरत पहचानती थी। उसने ही हिम्मत दिखाकर ये पूरा मामला उजागर किया, जिसे लेकर मोहन सरकार ने एक्शन लिया है और एसआईटी के हाथ में जांच की कमान सौंप दी गई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से सीधी कांड सामने आया है, इस मामले को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में भी नजर आई है। एसआईटी का गठन किया गया है, क्या खुद सरकार की तैयारी है, किस तरह का एक्शन आगे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जब से ये मामला उजागर हुआ है, डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और 9 सदस्यीय टीम है और उनको कहा है कि बिल्कुल इस पे जो है सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है बहुत ही शॉकिंग है। जैसे कि 7 आदिवासी लड़की को जिस तरह से 3 आरोपी का पता चला है, उसके बाद कांग्रेस ने भी, उमंग सिंगार ने भी एक टीम का गठन किया है। वो तो कांग्रेस और बीजेपी हम दोनों को देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो एसआईटी का गठन कर ही दिया है और इनकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी, तब पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है और आरोपी कौन है। जी निश्चित तौर पर देखिए, एसआईटी तो गठित कर दी गई है, अब हर हफ्ते जांच की रिपोर्ट की बात भी कही गई है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहां सीधी कांड को लेकर सरकार एक्शन में आई है और जिस तरीके से अब मामला सामने आया था, सरकार ने एक्शन लेने की बात कही है। रुक करेंगे आखिरी और 5वीं बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शनिवार को बारूद फैक्ट्री में हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 7 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। प्रशासन ने 7 मजदूरों के लापता होने की पुष्टि की है। बड़ी अपडेट है, 7 मजदूरों के लापता होने की पुष्टि की गई है और इनकी तलाश के लिए रविवार सुबह फिर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। रात को अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। विस्फोट की तीव्रता से घटनास्थल पर 40 फुट गहरा गड्ढा हो गया। धमाके का असर करीब 4 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखा। घटनास्थल से बचाव दल को शरीर के अंग भी मिले हैं। इससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है और इसी के साथ घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। वहीं लापता लोगों के परिजन ने प्रदर्शन किया और अपनों को वापस लाने की गुहार लगाई गई है। तो बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा हमने अन्य खबरें आपसे साझा की, जहां दिल्ली में सियासी पारा गरमाया हुआ है, तो पीएम मोदी के बयान पर भी वार पलटवार शुरू है और लगातार 7वें चरण को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।